एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद है? हाँ बेटा बोलिए, आया ना? यस सर। ठीक है, तो कोई नया आया है क्या इसमें? कोई है ऐसा बच्चा जो नया है फर्स्ट क्लास से जिसकी? हैंड रेज कर दो। ठीक है, कोई नहीं। ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन समझ में आया था सबको? ये क्वेश्चन समझ में आया था? लास्ट वाला नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया। ठीक, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दिया करो। पांच बार पिछले बार समझाया था, पूछ रहा था समझे समझे, तो कुछ रिप्लाई नहीं, तो मेरे को वापस अभी याद आ गया क्वेश्चन देख के, फिर से सिखा रहा हूँ, सीखो, पूरा शुरू से सिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि CH2 and Cl2 in the weight ratio 1:2 are allowed to react according to the equation. Find the fraction of excess reagent left behind. ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। अब आपको बोला है कि इन दोनों का जो वेट लिया गया वो सेम लिया गया, तो लेट द वेट बी W। दोनों का वेट W मान लेते हैं। एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, लेकिन आप लोग शायद उसके लायक नहीं हो सीखने के, इसलिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, दोनों का वेट W बोल देते हैं। ठीक है, अब W बोल दे रहे हैं। अब इसको जो है सो अगर बेटा दोनों का वेट W हो रहा है, और क्या बोला है, सॉरी, दोनों का वेट रेशियो 1:2 है, तो एक W है तो दूसरा 2W है। ठीक है, अब ये आपस में रिएक्ट होते हैं, तो पूछ रहा है आपको क्या कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, तो बेसिक सा मतलब क्या है, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो इसका 1 मोल, इसके 3 मोल से CH2 को 1 मोल इसके क्लोरीन के 3 मोल से रिएक्ट करता है। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बताओ CH2 के, दैट इज 64 प्लस 12। 64 कार्बन का मास 12, सल्फर का मास 32, 32 into 2 64 प्लस 12 दैट इज 76। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 2W डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ Cl2 इज 71। ओके, तो ये है आपको क्या, बोलो इनके, बोलो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो हाँ के नहीं। सर हाँ बोलो। सर वो सर 2W होगा या 3W? 1:2 रेशियो में ना, ओह यस। 1:2 में है तो एक W होगा तो दूसरा 2W होगा ना। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ओके, अब देखो ये W जो है सो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। आ रही बात समझ में? तो W/76 और 2W/71 दोनों में से कौन सा बड़ा है? बेटा आवाज आ रही है? थोड़ा नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अभी आवाज आ रही है बेटा? सबको आवाज आ रही आपका है? वॉइस बहुत क्रैक हो के आ रहा है। क्रैक हो क्या आ रहा है? अच्छा,
अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रहा है आवाज? Yes, यस sir. सर। ओके ओके। अब देखिए ये इक्वेशन के हिसाब से आपको क्या समझ में आता है बताओ, कि 1 मोल ऑफ CH2 रिएक्ट्स विद व्हाट, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन। ये समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। 1 यस मोल सर। ऑफ CH2 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इस इक्वेशन को देख के यही समझ में आ रहा है। बट क्या आप ये बताओ, हाँ बोलो। आप ये बताओ, ये जो CH2 के नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज W/76। ठीक है, क्या 2W/71 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2W/71 को, 2W/71, ठीक है, इसके 1 मोल के साथ इसका कितना रिएक्ट करना चाहिए बोलो बोलो, इसके 1 मोल के साथ इसका कितना रिएक्ट करना चाहिए बताओ? 3 मोल। अगर ऐसा अगर होगा तब ये क्या होगा बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा इसमें, है ना? ओके, तो बेसिकली जो W/76 है इट शुड बी 3 टाइम्स 2W/71। आ रही बात समझ में? तो W/76, ठीक है, W/76 से क्या नाम है, ये क्या होना चाहिए 2W/71 3 टाइम्स होना चाहिए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स में। W/76 इंटू 3 कितना आता है बेटा बोलो? 3W/76। 3W/76 क्या बोलो किसके, क्या इसके बराबर है 2W/71 के? अरे मतलब इसका बेटा CH2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बताओ? W/76। क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2W/71। इस इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो, मतलब कि अगर ये रिएक्शन को कंप्लीट होना है तो बेसिकली दिस 2W/71 शुड बी 3 टाइम्स W/76। अरे बोलो, होना चाहिए ना अगर कंप्लीट रिएक्शन Yes, होना है sir. तो। यस सर। ठीक है, 3 गुना ज्यादा मोल होने चाहिए ना उसके। ठीक है, तो अगर मैं W/76 से 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट बिकम्स 3W/76। क्या ये 2W/71 के बराबर है कि बड़ा है या छोटा है ये बताओ? बताओ। बराबर। बराबर है। 3W/76 और W/71, 2W/71 बड़ा है। तो सॉल्व करके देख लीजिए। 3W/76 को मैं क्या लिख सकता हूँ? W/3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। और 2W/71 को क्या लिख सकता हूँ? W बाई बोलो 2 3 जा 6, ठीक है, 1 और 1 बोलो क्या हो जाएगा? 2 2 5 जा 10, ठीक है, फिर 1 और 0 2 5 जा 10। कौन बड़ा है? क्या 3W/676 बड़ा है? अरे बोलो, अरे है ना बेटा? यस नहीं सर। समझ में यस सर। आया ना? क्या है इसका बोलो? मतलब कि इसके 1 मोल के लिए जितना इसका 3 मोल चाहिए उससे ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अरे है कि नहीं? क्योंकि इसका 3 टाइम्स कितना है बेटा बोलो? 3W/76। बट दिस 3W/76 दैट इज W/25.3 इज ग्रेटर देन व्हाट बोलो? 2W/71। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर है मतलब कि आपका Cl2 क्या है बेटा बोलो? लिमिटिंग रिएजेंट। और CH2 क्या है बोलो? एक्सेस रिएजेंट। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। अब आपको मैंने जो ट्रिक बताया था, अब थ्योरेटिकल क्यों बताया? क्योंकि आप लोग की आदत खराब है, एक बार ट्रिक सीख लेते हो लेकिन उसका लॉजिक नहीं समझते। ये उसका लॉजिक है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखो तो बेसिकली अगर आप फाइनली देखोगे तो यहाँ 3 मोल्स है ना, तो देखो 3 से डिवाइड हुआ है इक्वेशन। 3 से मल्टी बेसिकली क्या होता है, कोफिशिएंट का रोल आता है। मैंने क्या सिखाया था बताओ ये फाइंड करने का तरीका? लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स जिसके हैं, जस्ट लाइक CH2 का कितना है W/76, इसको क्या करोगे बोलो? अरे बोलो, सर नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक किससे कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे? डिवाइड करें। वेरी गुड, इसको डिवाइड करोगे आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, दैट इज 1। तो दिस इज इक्वल टू W/76। यहाँ पे क्या करोगे? 2W/71 वुड बी डिवाइडेड बाय बोलो 1/3। यही करते हैं ना? Yes, sir. बोलो, दिस इज व्हाट बोलो? n बाय कोफिशिएंट। ठीक है, और n बाय कोफिशिएंट में जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो हमारा क्या होता है बोलो? लिमिटिंग रिएजेंट। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? 2W या W बाय, आप इसको लिख सकते हो 2 बाई W बाई 2W/71 into 3, that is 7 3 21, 3 1 3, so this is 213।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको काट दो, उससे आपको पता लग जाएगा। ऑब्वियसली आपको ये तो मालूम चल ही रहा होगा कि 213 जो है सो W/76 से बड़ा है, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है ना, तो बोलो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ कि ना। मतलब कि ये नंबर क्या है बोलो, बड़ा है Yes, और ये sir. नंबर छोटा है, मतलब कि Cl2 विल बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। फ्रैक्शन कंपेयर करने आता है ना 7वीं 8वीं में पढ़ा है। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 2 1 जा 2, ठीक है, और Sir, 101.5. 100 213 का आधा 100 1.5 होता है। 106.5 होगा ना बेटा? 106.5, Yes. ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान दो तो आपको आपने ये पढ़ा होगा स्कूल में कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है? छोटा होता है। और मैंने आपको सिखाया जिसका भी n बाई कोएफिशिएंट का रेशियो छोटा है वो क्या होता है? बोलो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो आप ऐसे कान पकड़ो या ऐसे कान पकड़ो, एक ही बात है, बट ये ट्रिक है और इससे सवाल तुरंत बन जाते हैं। इसमें थोड़ा-सा जो आपको राइट साइड में मैंने लिखा है वो क्या थोड़ा माथा-पच्ची है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना। समझ में आया? अब बेटा इस सवाल में है ही क्या? पूछा क्या आपको? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, यही पूछा है ना सर? अरे बोलो, यही पूछा है ना? इसको कौन सी बड़ी बात है? फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट का मतलब क्या है? बोलो कि यहाँ पे जो भी एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचा हुआ है। तो कभी भी लेफ्ट फ्रैक्शन लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि W/76 में से कितना रिएक्ट किया, ठीक है, कितना रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद जो बचा, आ रही बात समझ में, वो है एक्सेस जो बचा हुआ है और डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। तो आप बताओ W/76 में से कितना रिएक्ट कर जाएगा? अरे बोलो, अगर बेटा ये 2W/71 क्या है आपको? क्या है बेटा? बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट है और इसके 1 मोल के लिए इसका कितना चाहिए? अरे बोलो, 3 मोल चाहिए ना? ठीक है? 3 मोल्स। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 और ये Cl2 पूरी तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 रिएक्टेड वुड बी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज 2W/71। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बोलो। So this will be equal to Yes. what? 6W/71। कोई दिक्कत? तो अगर ये रिएक्ट किया है, ठीक है, और ओरिजिनली कितना था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 इनिशियल कितना था बेटा? बताओ, इनिशियल कितना था? W/76। 76। ठीक है बेटा, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो बचा कितना? तो फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना हुआ? फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट क्या होगा? चेंज डिवाइड बाय इनिशियल। हमेशा क्या होता है बोलो, जब भी हम निकालते हैं फ्रैक्शन लेफ्ट या फिर चेंज, तो क्या होता है बोलो? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल। तो फ्रैक्शन लेफ्ट आपको क्या हो जाएगा? लेफ्ट, ठीक है, बताओ दोनों का डिफरेंस W/76 फाइनल माइनस इनिशियल बोलो, या फिर आप इसमें इनिशियल माइनस फाइनल ही करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको? इनिशियल इज मोर एंड फाइनल इज लेस। तो W/76 माइनस 6W/71, बेसिकली यूनिट डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल, ठीक है, डिवाइड बाय इनिशियल दैट इज W/76। okay, so this is the amount that is left divide by amount दैट टोटल अमाउंट प्रेजेंट। अपन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ CH2 is W/76 and how much of CH2 reacted? So the amount of CH2 reacted is W/76 minus 6W/71। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। यस सर बोलो सर इसमें Cl2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है ना? कौन है? सर क्लोरीन हमारा हाँ लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, तो क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है। हाँ तो सर तो वो डिसाइड करेगा ना, मतलब उसके साथ कितना CH2 रिएक्ट करेगा। हाँ ऑफ कोर्स करेगा। सर तो अगर हम उसका 3 मोल ओ लेते हैं तो सॉरी उसके सॉरी साथ सॉरी 1 सॉरी मोल सॉरी CH2 सॉरी रिएक्ट कर सॉरी, रहा है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, वही मैं सोचा कि यहाँ गलती क्यों आ रही। सॉरी, ठीक है, चलो। तो बेसिकली हाँ, इसका तो अमाउंट फिक्स है ना, तो मैं उल्टा ले लिया। हाँ, Cl2 लिमिटिंग एजेंट है, ठीक है। तो Cl2 अगर 2W/71 है तो अमाउंट ऑफ CH2 दैट विल रिएक्ट विद Cl2 विल बी 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ Cl2, है ना?
क्योंकि Cl2 का अमाउंट तो फिक्स है, ये 2W/71 है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। मतलब कि CH2 जितना लगेगा दैट वुड बी 1/3 ऑफ व्हाट 2W/71 है ना, और उसको अपन W/76 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, लिमिटिंग amount of CH2, मतलब excess amount of CH2 that is left. Okay, so amount of number of moles of CH2 reacted would be equal to what, 2W/71, 2W by 71, ठीक है, into 1 by, बोलो, into 1/3। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 ओरिजिनल इनिशियल इज इक्वल टू W/76, ठीक है। ये आपको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 2W/71 into 3 दैट इज 200। ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ भी अपन ने वही किया था। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 लेफ्ट वुड बी इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, W/76 माइनस 2W/213, so this is the number of moles of CH2 left, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन इज व्हाट, बोलो, जिसका निकालना है उसको ऊपर, दैट इज W/76 माइनस ऑफ 2W/213 डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था बेटा, W/76। समझ में आया? अरे बोलो हाँ कि ना। W से W सबको काट दो, ठीक है, तो क्या बचेगा, ऊपर में आ जाओ, ऊपर सॉल्व करते हैं। तो ऊपर विल बी, ऊपर में क्या हो जाएगा, बोलो, 213 माइनस 7 to the 14, 6 to the 12, 152 डिवाइड बाय 78 इंटू 213, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, W/76 है तो ये टोटल मल्टीप्लाई किससे होगा, बोलो 76 से। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। ओके, सर वो 76 है। ठीक है, अब ये से कट जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, बताओ क्या बोल रहे थे। सर आपने वहाँ पे गलती से 78 लिख दिया था तो मैं उसके लिए बोल रहा था कि 76 होना चाहिए। हाँ वो 76 था बेटा, ठीक है। गलती से वो 78 जैसा दिख रहा था बट 76 था। अब बेटा ये कितना होगा, 48 प्लस 13 कितना होता है बेटा, बोलो, 48 प्लस 13 दैट इज 62, so 62/213, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ CH2 will, 61 होगा। सर 61 हो। हाँ ठीक है 61, ठीक है, भावनाओं को समझो, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे बोलो। नो सर। अब इसका एक नॉर्मल टेक्निक भी जो सिखाया उससे भी आप बना सकते हो, जो शॉर्टकट होगा। नॉर्मल टेक्निक क्या है बताओ, कैसे निकालते हैं, मूल मूल एनालिसिस से, है ना, मूल मूल एनालिसिस से निकालते हैं ना बेटा। क्या बोला था मैंने कि किसी भी चीज का कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 रिएक्टेड डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाय 3। कोई दिक्कत? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 रिएक्टेड कितना हो जाएगा, बोलो, दैट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 दैट इज इक्वल टू, अरे बोलो कितना था, कितना निकाला था हमने, 2W/71 ना, तो 2W/71, so this is the amount of CH2 reacted, ठीक है, इनिशियल अमाउंट was W/76, so initial amount was W/76, so fraction left will be, fraction left will be equal to W/76 minus of 2W/71, okay, divide by, बोलो, W/76, ठीक है। दोनों बातें सेम ही है, दोनों एंड में होता वैसे ही है, बस ये कहने की बात है कि हम एक तरह से मूल एनालिसिस को अगर यूज करते हैं तो हमको थोड़ा सा करते हैं, हम वही चीज है, बस स्टेप्स जो हमने याद रखा है ना, तो हमें दिमाग कम लगाना पड़ता है और हमारा आंसर क्या आता है, थोड़ा सा फास्टर है। क्या मेरी बात समझ में आया? अगर आप देखो तो ऊपर और नीचे मेथड क्या है, सेम ही है, बस यहाँ पे अपने पहले से डिसाइड करके रखा है, अपन कोफिशिएंट से डिसाइड करेंगे क्योंकि अपने को याद है ये टेक्निक और कहीं डिसाइड नहीं करके भी रखा है, ठीक है। अभी सबको समझ में आया सवाल की, अभी भी नहीं आया? फिर और कोई तरीके से समझाऊंगा, आ गया? यस सर।
सारे लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड गुड। चलिए एक एनसीईआरटी का सवाल दे रहा हूँ, आसान वाला करके बताओ। फिफ्टी kg N2, 50 kg N2 gas and 10 kg and 10 kg of H2 gas are mixed to produce are mixed to produce are mixed to produce NH3 gas. Calculate the NH3 gas formed. NH3 gas formed. Identify the limiting reagent in the production of NH3 in this situation. ओके ओके, रिएक्शन क्या है बेटा? रिएक्शन इज N2 plus H2 yes NH3. Always remember, before applying mole analysis, you have to balance the equation. You are given 5 minutes for this question. Please solve it by 3:35. And please send me the answers on chat box.
बेटा आंसर आया, 9 बच्चों का आया। बाकी लोग बेटा अभी 11th स्टार्ट हुआ है, अभी से इतना एनर्जी लूज कर दोगे तो कैसे चलेगा, आगे कैसे हैंडल करोगे। अभी तो बस 7th क्लास की मैथ पढ़ा रहा हूँ, रेशियो निकालना, मल्टीप्लिकेशन करना, यही सब सिखा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, डिवीजन। चलिए देखे बेटा, 50 kg N2 एंड 10 kg H2, ये दिया 50 kg और ये दिया है 10 kg, आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3, कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड अमाउंट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रेजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। ठीक है, लिमिटिंग रेजेंट कौन है भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन कि कुछ कहने का नहीं। सबसे पहले बैलेंस करो N2 plus 3H थ्रू gives 2NH3। सीखा आपने कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स बाय कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इनका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट चाहिए ग्राम में, नंबर ऑफ मोल्स इज वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, सो 50 to 10 power 3 दैट वुड बी वेट ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स डिवाइड बाय इसका मोलर मास नाइट्रोजन का, दैट इज 28। ठीक है, N2 का। उसी तरह हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 10 into 10 to the power 3 डिवाइड बाय, बोलो कितना बेटा, 2। ठीक है, ये हो गया इनके नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, अगर ऐसे छोड़ना चाहते हो तो बाद में सॉल्व करना पड़ेगा, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दिस विल बी अराउंड, इफ यू विल थिंक दैट 28 1 जा 28 2 2 0, सो दिस इज 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ठीक है, तो 3 7 जा 21, दिस इज अराउंड 3। ठीक है ना, तो 3 7 जा 21, सो दिस इज 28 1 जा 28, हाथ में बचा कितना 22 2 2 0 एंड देन 3 7 जा 21, सो दिस इज अराउंड 1.7, so this is 1.7 into 10 power 3 and this is 1.5 to 5 into 10 power 3। ओके, ये हो गया इनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो इनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.7 into 10 to the power 3 डिवाइड बाय 1, और हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा बेटा 5 into 10 to the power 3 डिवाइड बाय 3। ठीक है सर, so 5 10 power 3 5 into 10 power 3 divided by 3 would be equal to 3 1 जा 3 3 6 जा 18, 1.6 into 10 to the power 3। ठीक है, कौन दोनों में से बड़ा है बेटा बताओ, 1.6 into 10 power 3 या 1.7 into 10 to the power 3? अरे बोलो सर 1.7 into 10 to the power 3। गुड। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है बेटा आपका लिमिटिंग रिएजेंट एंड नाइट्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, नाउ आपको क्या पूछा है कि NH3 कितना बनेगा, तो आपको बोला था कि जो भी चीज का जो प्रोडक्शन होता है, कितना किसका अमाउंट बनेगा या कितना किसका रिएक्ट करेगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सो by you will do mole analysis on NH3 and limiting reagent, that is H2, क्योंकि हमें जो अमोनिया का फॉर्मेशन का अमाउंट निकालना है वो हमें इसी से पता लगेगा कि H2 एक्चुअली में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि H2 पूरा का पूरा रिएक्ट कर जा रहा है, N2 में अपने को पहले पता लगाना पड़ेगा N2 कितना रिएक्ट कर रहा है, फिर अपन उसको इक्वेट कर सकते हैं NH3 के नंबर ऑफ मोल्स के साथ। ठीक है, मतलब कि इसका 1 मोल से 2 मोल उस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा H2 आपका लिमिटिंग एजेंट है, तो डायरेक्ट हम इन दोनों पे मोल मोल एनालिसिस ले जाएंगे, एंड नाउ वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 divided by 3 would be equal to number of moles of NH3 divided by, बोलो बेटा कितना 2। ठीक है, ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना है बेटा बताओ, 1.6 into 10 to the power 3, 1.66 that is 1.67 लिख सकते हो आप। ठीक है, डिवाइड बाय, बोलो into 2 by 3 is equal to number of moles of NH3। ठीक है, so this is equal to what, अरे बोलो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 would be equal to 1.67 into 2, that is 1 to the 14 के 4 हाथ में 1, 6 to 12 13 के 3 हाथ में 1, 2 होंगे 2 1 3। ठीक है, और 334 1.67 into 3.34। ठीक है, यही आ रहा है ना। ठीक है, into 10 to the power 3 डिवाइड बाय 3, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 1.11, so number of moles of NH3 left will be 1.1 into 10 to the power कितना आएगा
So 10 to the power 3. 10 to the power 3. कोई दिक्कत किसी को भी? बोलो. No, sir. Now, after analyzing this, let's teach you another kind of problem that comes in the mole concept and in our real life. This also belongs to the 7th 8th class mathematics, that is percentage. The thing is, the topic is percentage composition. Sorry, percentage composition तो पढ़ा चुके हैं ना? क्या नाम है? Next topic will be percentage yield composition, percentage yield determination, yield determination. Okay, so basically ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? Just like let me give you an example. If I say that I have nitrogen and hydrogen and they react together to form ammonia. So theoretically, if I say I have nitrogen is equal to T is equal to 0 पे मेरे पास nitrogen, let's say it is 1 more, and I have hydrogen is equal to 3 more. So at T is equal to T, what will happen theoretically? They will react in 1:3 ratio. Nitrogen will be 0, hydrogen will be 0, and number of moles of ammonia will be, बोलो कितना हो जाएगा? अरे बोलो, इसका 1 मोल इसका 2 मोल प्रोड्यूस करना है ना, so this will be 2. कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम से कोई दिक्कत है? बट ये हो गया बेटा थ्योरेटिकल. दिस इज थ्योरेटिकल जो हम निकालते आए हैं आज तक सीखते आए हैं, आज तक करते आए हैं. बट एक्चुअली में क्या होता है कि t इज इक्वल टू टी पे ये तो जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, ठीक है. बट ये बेसिकली आप जीरो भी नहीं कह सकते. ये कुछ जो NH3 है, दिस इज लेस देन द अमाउंट ऑफ NH3 that is formed, number of moles of NH3 that is formed is less than 2 mole practically, and it always happens. No reaction has मतलब you can say that 100% desired product. कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगा. मान लो आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना चाहते हो, जलाना चाहते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी तो है वहां पे, कुछ तो इफेक्ट करेगा ही उसको. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना. तो कभी कभी क्या, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन आप करा रहे हो, मान लो इसी कंटेनर के अंदर आप हेबर्स प्रोसेस करा रहे हो N2+3S2, ठीक है. अब मान लेते हैं कि ये जो मेटल है यही थोड़ा बहुत नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया अपने सरफेस के अंदर, या नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया. तो आप क्या सोच रहे हैं, आपको 2 मोल अमोनिया मिलेगा, बट एक्चुअली मुझसे क्या मिलेगा, कम मिलेगा. सो प्रैक्टिकली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑलवेज लेस देन व्हाट, द थ्योरेटिकल अमाउंट. क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, इट कुड बी क्लाइमेटिक, इट कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर, ठीक है, इट कुड बी ड्यू टू some fault in the system, ठीक है, it could be due to the inefficiency of that machine, okay, or it could be due to the you can say anything, okay, but it happens, always it happens. इसीलिए हम क्या करते हैं बताओ, इसीलिए हम एक वर्ड लाते हैं एफिशिएंसी. मतलब ये मैक्सिमम है कितना दे रहा है, सारी बात समझ में. देयर इज अ पैरामीटर, ये इतना देना चाहिए बट दे कितना रहा है, सारी बात में. दिस इज एफिशिएंसी. तो दिक्कत No, sir. ओके. तो बेसिकली यही होता है आपको क्या, सो यही से हम किसका डिटर्मिनेशन करते हैं, परसेंटेज यील्ड डिटर्मिनेशन. मतलब एक्चुअली में कितना यील्ड निकला, कितना अमाउंट निकला, कितना निकलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन निकला कितना, तो जितना निकला उसी के परसेंटेज को हम बोलते हैं परसेंटेज यील्ड डिटर्मिनेशन. सो व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? सो दिस इज सिंपली, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैं छोटा सा चीज समझाने में. दिस इज इक्वल टू, बोलो, परसेंटेज ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा, NH3 फॉर्म, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट लिख देता हूँ डायरेक्ट, प्रोडक्ट इन परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट इन प्रैक्टिकल डिवाइड बाय, या सॉरी परसेंटेज नहीं होगा, अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट. अब ये अमाउंट आप किसी फॉर्म में लिख सकते हो आपकी.
ठीक है, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ओके, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, आ रही बात समझ में, इनटू थ्योरेटिकली, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा बोलो 100। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ ना। जितना बना उसको ऊपर, जितना बनना चाहिए था उसको नीचे, और इनटू क्या कर देंगे बेटा बोलो 100। कोई दिक्कत किसी को भी, बोले हाँ कि ना। समझ में आया परसेंटेज यील्ड क्यों निकालते हो, आउटपुट चेक करने के लिए कि सही आ रहा है क्या। अरे क्लियर है। और सर उसका ऊपर 0%, में सर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और नीचे में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। हाँ नहीं यार, प्रोडक्ट रिएक्टेड नहीं है, दोनों तो प्रोडक्ट ही है, दोनों तो NH3 का ही अमाउंट है, बस ये थ्योरेटिकल है ये प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 मोल आएगा ना, इसका 1 मोल इसका 2 मोल देता है, इसका 3 मोल इसका 2 क्या नाम है, इसका 3 मोल इसका कितना देगा, 2 मोल देगा। सब बात समझ में आ रही है। ये आपको क्या प्रैक्टिकल अमाउंट है, जो आपको फॉर्म एक्चुअली में जब रिएक्शन कराते हो तब होता है, ड्यू टू सम एरर्स, जो बहुत सारी चीजों में हो सकती है, अपरेटस में हो सकता है। आपने 10th क्लास में आप लोगों ने ये फोकल लेंथ निकाला है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं, कभी करेक्ट रीडिंग आया था आज तक, कभी आया है, अरे बोलो। सर 10th क्लास स्कूल नहीं गए। हाँ सर हुआ ही नहीं था प्रैक्टिकल्स। अरे हाँ भूल गया, 9th में कभी गए हो, 10th में तो पूरा गए। 9th में गए हो, 9th में कभी यस प्रैक्टिकल सर। फाइल लिखी है। सर हाँ, फिजिक्स में डेंसिटी निकालने में वहां पर मतलब हाँ अप्रोक्सीमेट आता है। हमेशा क्या आता है, अप्रोक्सीमेट, क्यों, क्योंकि सिस्टम के इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा एरर होता है, ह्यूमन एरर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मॉइस्चर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स। आ रही बात समझ में, तो कभी भी जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है दैट इज ऑलवेज मोर देन द प्रैक्टिकल यील्ड। तो यही इसी को तो बोलते हैं ना परसेंटेज यील्ड। इफ योर परसेंटेज यील्ड इज हाई देन you are doing well. If your percentage yield is low then you need to improve the yield so that to improve your income. अगर परसेंटेज यील्ड खराब होगा तो आपका आपका जो भी कंपनी या प्लांट है वो तो बैठ जाएगा ना। आपको परसेंटेज यील्ड क्या चाहिए, अच्छा चाहिए हमेशा। अच्छा आप हमेशा सोचोगे जितना हम रिएक्टेंट डाले उसी हिसाब से हमको उसी अमाउंट में प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर फॉर्मूला में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, वो तो गलती जो से लिख दिया, सॉरी ये गलती से लिख दिया रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट थ्योरेटिकली होगा, सॉरी सॉरी गलती से लिख दिया है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो अमाउंट प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड डिवाइड बाय अमाउंट थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड। क्लियर है, मेरी गलती, सॉरी वो गलती से लिख दिया था, ठीक है ना, लिखते लिखते फ्लो में आ गया था। ओके समझ में आ रहा है। अरे बोलो। यस सर। This product does not means exclusively product. This product just means any substance. अरे बस समझ में। ओके ठीक है। मैं एक यस सवाल सर। दे रहा हूँ उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक सवाल देता हूँ, छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि गांधी जी के कितने बंधन थे। सर सवाल ये है कि गांधी जी के कितने बंधन थे। सर 3। तुमने देखे, 4 भी तो हो सकते। नहीं, अरे बोलो, नहीं हो सकता क्या। सर क्या पूछे। कितनी बार पूछो। मैंने पूछा गांधी जी के कितने बंदर थे। 3। तो 4 नहीं हो सकता, तुम जाके देखे थे 3। सर मैं आपने 3 ही बोले थी थे। और सर उधर 3 ही थे। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते। सर मैंने देखा है 3 ही थे। कहाँ देखा, अच्छा गांधी जी के टाइम आप थी क्या, अब कितने साल की हो गई है। सर नहीं, मैं गई थी उनके घर में पोरबंदर। वहाँ बंदर अभी भी घूमते हैं क्या। सर नहीं, उसकी मूर्ति है वहां पर। बंदर की।
जी हम- सर। हो सकता है कोई एक मूर्ति चुरा लिया हो, चारों। ऐसा नहीं हो सकता क्या? नो सर। अरे क्यों नहीं हो सकता सर? गांधी जी तो खुद 3 बोले थे। गांधी जी कब बोले? तुमको आके बोले थे पर्सनली? वो तो बाकी लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग। सर ये तो बस गांधी जी को ही पता होगा। एग्जैक्टली, मुझे भी पता है 3 बंदे थे गांधी जी के नाम। चलो आसान सवाल है, ठीक है। 3 मिनट दे रहा हूँ, 3:55 तक का टाइम। Always remember, this amount should be in moles unless otherwise mentioned. This amount taken should be in moles unless otherwise mentioned. जब तक मेंशन नहीं किया गया तब तक वो जो अमाउंट है वो मोल में लोगे। बात समझ में आ रही है? जो परसेंटेज निकालो, किससे निकालो? नंबर ऑफ मोल्स के टाउ, ठीक है। आंसर भेजिए सारे लोग। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 5 मिनट ले लीजिए सारे लोग का, लेकिन आंसर चाहिए मुझे, मैं इसीलिए टाइम दे रहा हूँ। सारे लोग आंसर भेजेंगे, 5:58 पे मैं डिस्कस करूंगा। सारे लोग आंसर भेजेंगे, जल्दी से करो, गलत सही भेजो बस। सर हाँ, सर एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना है? 6.50 भाई। हाँ।
हाँ बेटा 19 लोगों का आया है बस। चलो देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था, प्रैक्टिकली कितना आ रहा है और एक्चुअली में थियोरेटिकली कितना आता। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा AlOH का होल 3 है, इसको ट्रीट करते हैं अपन HCl से। AlOH का होल 3 इसको अपन ट्रीट कर रहे हैं HCl से। ठीक है, तो बेटा क्या बन रहा है AlCl3। AlCl3 बन रहा है, इसके साथ कुछ और भी बनेगा बट वो हमारे लिए, चलो वो भी लिख ही देते हैं। AlCl3 प्लस क्या बनेगा बेटा, बोलो H2। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा देखिएगा, बोला डिटरमाइन द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या क्या AlCl3 इसी का आपको यील्ड निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा AlOH का होल 3 दिया 3.90 ग्राम। ठीक है, ओके, और ये दिया है आपको, बोलो कितना दिया, 6.50 ग्राम। ठीक है, और आपने ACL क्या लिखा है, सर H2 एक्सेस है, सर HCl एक्सेस है, सर AlCl3 6.5 ग्राम है। HCl क्या है, एक्सेस है, एक्सेस है, और AlCl3 कितना बेटा 6.5। ठीक है, तो आपको बोला है डिटरमाइन द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए बेटा 3.90 ग्राम अगर AlOH का होल 3 है तो इट मीन सिंपली दैट, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं, पहले बैलेंस कर लेते हैं, क्या कुछ बैलेंस करने की जरूरत है, कहीं पे कुछ लगाने की जरूरत है क्या, बोलो यहाँ पे H2O में क्या 3 हाँ और कुछ कहीं यहाँ भी, अरे बोलो अभी ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6, हाँ ऑक्सीजन सर कितने हो गए 3, यहाँ भी 3, और बाकी तो क्लोरीन तो बैलेंस्ड है ही, और एल्यूमिनियम तो बैलेंस्ड है ही। ठीक है, तो दिस इज AlCl3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlOH का होल 3 इज 3.90 डिवाइड बाय 13 into 2 that is 27 plus 17 into 2 that is 34। ठीक है, तो 34 plus 27 that is equal to what, बोलो 34 plus 30 कितना होगा 64, 64 में से 3 गया 61। ठीक है, तो दिस इज 61, 61 AlOH का होल 3 is 61। ओके ओके, एक सेकंड, 17 3 जा 51 प्लस 13, सॉरी गलती हो गया। सर 78 होगा। हाँ 78, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन 3 हुआ ना, 617 हुआ ना, 17 3 जा 51, और प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा 27, ओ हाँ सॉरी 78, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा बताओ। तो इसका अगर आप ध्यान दो तो इसके एक मोल से AlCl3 का कितना बनना चाहिए, बोलो बोलो कितना बनना सर चाहिए, एक मोल। एक मोल बनना चाहिए। ठीक है, बट इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एक से कम होंगे, देखना 6.5 डिवाइड बाई 27 प्लस 13, एल्यूमिनियम का 27 प्लस क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5 into 3 that is 3 3 9 5 3 15, so this is सर 107, 133.5। so total will be 133.5। okay good, so total will be 133.5। ओके आ रही बात समझ में। ओके, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, क्या है बन रहे हैं बेटा, और बनने चाहिए कितने कितने 3.90 बाई 78 मोल्स, बनने कितने चाहिए था 3.90 बाई 78, क्योंकि इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो ये वाला अगर 3.90 बाई 78 है तो दिस शुड आल्सो बी 3.90 बाई 78, क्योंकि इसका एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है। तो दिस इज व्हाट, बोलो थियोरेटिकल, एंड दिस इज व्हाट, बोलिए प्रैक्टिकल। practical। So what will be the percentage yield? So percentage yield is practical by theoretical. So this will be 16.5 divided by 133.5 divided by 78 by 3। चलेगा, यस सर। सर इंटू 100। हाँ इंटू 100। सॉल्व करके देखो जरा क्या आंसर आता है। सर इन दोनों को
काटने से एक 0.005 आ रहा है और दूसरा 0.04। आंसर आ रहा है ना 97.38। कितना आ रहा है? सर 96 सर। कितना आ रहा है? 96। सर मैं 96 आ रहा है। एक सेकंड। तो मेरा 97.37 है। हाँ सही। हाँ सर मेरा भी सर 97.3। कैलकुलेटर का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो क्या? सही बोल रहे हैं ना? अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, काहे दिल पे ले रहे हो? मान लो यूज करते हैं, क्या दिक्कत है? जैसे 6.5 ना, नॉट 16.5। दिस वाज 6.5 ना। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सच में नहीं करते कभी भी, पता है? सर आप 6.5। हाँ, आप ही में से कुछ बच्चे हैं जो कभी यूज नहीं करते, कभी फ्यूचर में करेंगे नहीं। उनको भी दिक्कत होती है बट वो फिर भी नहीं करते। कोई भी नहीं करेगा। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Now let's learn a very important concept, the next concept, that is principle of atomic conservation. Atomic conservation. Okay, so basically this is the second type of method to balance the chemical reaction. The first one is mole analysis, and this is method 2, and more reliable method and more easily applicable method than mole analysis. What is the advantage of this method? So in this method we don't need to balance the chemical reaction. इस मेथड में आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस, जैसे पिछले बार फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताओ तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते थे, बट यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है कि उसके लिए बैलेंसिंग मैटर नहीं रखता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो बेसिकली ये है क्या, तो इसको शॉर्टकट में पीओएसी मेथड बोलते हैं। आरी बसवानी, दिस इज नोन एज पीओएसी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। और भाई बच्चों से, बहुत बच्चों से बनता नहीं है तो बनता ही नहीं है, ये भी चीज है। दोनों चीजें हैं इसके बारे में, ठीक है? अब देखते हैं बेटा पीओएसी बेसिकली है क्या। तो ये बेसिकली क्या, एक तरह समझ लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज बेस्ड ऑन, अलग से ही लिख देता हूँ, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, this principle is based on law of conservation of mass. Okay, so this principle is based on what? बोलो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। आ रही बात समझिए? तो ये प्रिंसिपल बेसिकली बोलता क्या है, इस चीज को आप समझिए, क्वेश्चन के थ्रू। बेटा मेरे को 1 मिनट दे, थोड़ा मैं पानी पी के आता हूँ।
बेटा आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है Yes, sir. सबको? Yes, sir. यार थोड़ा सा आंख भारी हो रहा था, थोड़ा सा आंख वाँख धो के आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो प्रिंसिपल एटॉमिक कंजर्वेशन जो होता है बेटा किस पे बेस्ड होता है बोलो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है। ठीक है, आप लोग सब अच्छे से जानते हो ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस साल भी पढ़ाया था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर इसको अपन दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम means atom can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। ठीक है, अब ये लॉ होता कैसे है, कैसे काम करता है और कैसे आपको हेल्प करता है पीओएससी से किसी भी अमाउंट का, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने में, चीज को ध्यान से समझिए। बेसिक सा चीज बता रहा हूँ। लेट्स सपोज KClO3 gives KCl plus O2। मैंने बैलेंस नहीं किया इस रिएक्शन को, नहीं किया, बोलो हाँ कि ना, नहीं किया ना? No, sir. लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स of K in the reactant side is equal to number of atoms of K on product side, K on product side? बोलो, लिख सकता हूं मैं? बोलो। यस सर। ठीक है, बिकॉज भाई पोटेशियम क्या एक एटम है, वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बस हाँ एक अलग केमिकल कंपाउंड वाले बना लेगा, लेकिन क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। अब एक चीज बताओ, क्या मैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ KCl पोटेशियम को ये लिख सकता हूँ 1 into नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3 लिख सकता हूँ रिएक्टेंट साइड में? बोलो बेटा, लिख सकता हूँ? देखो ना KClO3 के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है पोटेशियम का? एक एटम। तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक एटम, 10 मॉलिक्यूल है तो 10 पोटेशियम के एटम, 10 मोल KClO3 है तो 10 मोल पोटेशियम के एटम। कोई दिक्कत? बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा? KCl पोटेशियम राइट साइड में कहा KCl में, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 into नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl? बोले बेटा हाँ कि ना, बोलिए, लिख सकता हूँ? अरे Yes, बोलो, sir. क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 is equal to 1 into number of moles of KCl by conserving the number of atoms of potassium? बोलो हाँ कि ना? सो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ वेट ऑफ KClO3 is equal by molar mass of KClO3 is equal to weight of KCl divided by molar mass of KCl? बोलो हाँ कि ना, लिख सकता हूँ? Yes, sir. This is POSC. This is what? POSC. इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। बेसिकली आपने क्या किया कि जो आप जानते हो कि इस पोटेशियम का एटम कंजर्व्ड है, आप पोटेशियम के एटम को कंजर्व करके इतनी सारी चीजें लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें से एक चीज अननोन होगा। लेट्स से आपको ये पूछ दे कि फाइंड द वेट ऑफ KCl इफ द वेट ऑफ KClO3 इज 100 ग्राम, तो अपन क्या करेंगे? KClO3 की जगह रखेंगे लेट्स से 100 नहीं 122.5 ग्राम दिया, तो आपको KCl का मास पूछा है, तो KClO3 के मास की जगह रखेंगे 122.5 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ KClO3 दैट इज 122.5 और इनटू कर देंगे मोलर मास ऑफ KCl। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट वुड बी इक्वल टू वेट ऑफ KCl। तो इस तरह से अपन POSC का यूज करते हैं। अब POSC टॉपिक पे कमांड पाने के लिए यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड believe me, if you will do at least 30 questions of POSC, you will be a bachelor, and if you will do 100 questions, you will be a master. You will be a master, literally you will be a master. Okay, and आप कोई भी चीज का आपको रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मास पूछा जाए, कितना रिएक्ट किया, कितना बना, आप आराम से बना दोगे। उसके लिए आपको कभी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और टेक्निक सिखाऊंगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज मोर पावरफुल देन दिस मेथड जनरली, बट सब मेथड्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और अपना अपना क्या है, जगह के हिसाब से यूज बदलता है कि कौन जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपका एग्जाम में जो पर्पस होता है वो होता है जल्दी से जल्दी सवाल बनाना, सवाल जल्दी बनाना और सही बनाना। और जल्दी बनाने के लिए आपको
ज्यादा टेक्निक्स आने चाहिए और पता होना चाहिए कौन सा टेक्निक कहाँ लगाने से सवाल का आंसर जल्दी आएगा। तो पीओसी लगाने से कंपैरेटिवली मूल एनालिसिस के मुकाबले बहुत जगह पे, मैक्सिमम जगह पे जल्दी आंसर आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, क्या मैं जैसे KClO3 के लिए ये लिख सकता हूँ, वैसे क्या मैं क्लोरीन के भी लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ KCl क्लोरीन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन प्रोडक्ट लिख सकता हूँ बेटा? बोलो, अरे बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो, यस सर। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, अब क्लोरीन रिएक्टेंट पे कहा है बेटा KClO3 में। अब जितना KClO3 का मोल होगा उसी उतना ही Cl का मोल, Cl के एटम्स का मोल होगा, क्योंकि एक मोल क्लोरीन में, एक मोल KClO3 में 1 मोल ऑफ क्लोरीन विल बी देयर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 into 1 would be equal to 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक KClO3 के मोल में मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन का एटम है। तो अगर n नंबर ऑफ मोल्स है KClO3 के, तो n नंबर ऑफ एटम्स, n into 1 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ClO। उसी तरह मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl into 1, और आई कैन राइट अगेन जो भी आप लिखना चाहो इसके आगे वेट ऑफ KClO3 डिवाइड बाय ये वो आप करके लिख सकते हो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन द सेम वे यू कैन कंजर्व द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आल्सो। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अगेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट। अब जो बच्चे क्लास छोड़ के बैठे हो अगले क्लास में रोएंगे सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, गधे जो 5 बजे छोड़ के गए ना वो गधे है, माँ गधे, उनसे जिंदगी में जीवन में कुछ नहीं हो। जो बच्चे 11 तो मेरे 10th तक मैं ये बर्दाश्त कर लेता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग नहीं देखोगे मैं कभी इतना गुस्सा करता हूँ, बहुत रेयरली करता हूँ, लेकिन अभी मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है, हर क्लास में आता है तुम लोग का इग्नोरेंस देख के कि तुम लोग अपने करियर के लिए कितना सीरियस हो, वो भी शुरुआत में। अभी तो महीने भी नहीं हुए, एक महीना भी नहीं हुआ क्लास में। चलिए देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ oxygen in reactant site is equal to number of atoms of oxygen in product side। अब आप अगर ध्यान दे तो आप ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में? 3 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 लिख सकते हैं? बोलो, 3 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 is equal to प्रोडक्ट साइड में कितने बेटा 2 ऑक्सीजन into के एटम? n 2 into किस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लिख सकते हैं बेटा? ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हैं ना 2 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अरे बोलो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो 2 into number of atoms of number of moles of oxygen into 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप जो चाहो निकाल सकते हो। अगर आपको कोई पूछे वेट ऑफ ऑक्सीजन बताओ, इसी इक्वेशन का यूज करके निकाल लो। 3 into W of KClO3 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2 into 2। समझ में आया कैसे यूज किया जाता है POC? बोले बेटा हाँ कि ना? थोड़ा बहुत समझ में आया, बाकी आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। क्लियर है? सर वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन प्रोडक्ट साइड लिखा है। हाँ ठीक है, एक सवाल दे रहा हूँ करके बताइए। आपको बस ये याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, और कुछ भी नहीं। एक सवाल दे रहा हूँ, हो सकता है आपको पहला बार में टफ लगे, बट ट्राई जरूर कीजिए, कोशिश कीजिए, बनेगा आंसर। और ये सवाल मैं थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं आपको सीपीओ से सिखाना चाहता हूँ। सर SOH2 के बाद क्या लिखूं?
so as to convert treated by a हाँ बेटा was by treated a by series of उसके बाद reagents reagents का मतलब होता है बहुत सारे chemicals by a series of reagents by a series of reagents so as to convert all of its carbon to KTZN3 FeCN6 का whole twice calculate the weight of product बनाइए 5 मिनट दे रहा हूँ सर बनाने के एफ लिए सर एफई क्या बोलो ना FeCN6 ये होल में है। सर एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या आंसर चैट में भेजेंगे बेटा सर वो K2ZN3 वो सब एक ही कंपाउंड है हाँ एक ही number है। कंपाउंड है ये एक ही कंपाउंड है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है डरो मत आपको मैंने क्या बोला बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट दैट यहाँ पे क्या लिखा है सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू K2ZN3 FeCN6 का होल ट्वाइस इसका मतलब क्या है जो भी K2CO3 में कार्बन है वो सारा का सारा इस कंपाउंड में है इस कंपाउंड में सारा का सारा कार्बन है तो बस कंजर्व कर दो और क्या करना है इजी है ठीक है मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप करिएगा उसको ठीक है डीपीपी डालूंगा
हेलो, हाँ बेटा, एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके आइएगा, ठीक है? ठीक है ना? ये मौसम खराब लग रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का नेट शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? वैसे भी टाइम है। सर आंसर भेज दे। हाँ बेटा, मैं देख लेता हूँ आंसर। द करेक्ट आंसर इज 11.6 ग्राम। अजितेश आपका गलत है, 113 कहाँ से हो जाएगा? 11.6 ग्राम इज द आंसर। तो मैंने भी भेजा था। हाँ मैंने देखा है। ठीक है, जिन जो अभी तक नहीं किए वो करके आइएगा। आपने भेजा था 11.6, बालदेव ने भेजा 11.6, 113 भेजा अजितेश ने, और बाकियों का तो स्वामिका का आया है बहुत बड़ा 290, स्वामिका 290, नरेंद्र का 11.6 है, पार्था सारथी नो नॉट 29.4 ग्राम। ठीक है, ओके, जिनका गलत हुआ है वो प्लीज सही करके आइएगा। ओके, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you, sir. Welcome everyone. Let's meet in the next class with full energy.